पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 का केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान का पेपर 11 अप्रैल को होने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 से लेकर 16 तक का महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न ये जरूर से जरूर इसमें से 10% या 100% भी पूरा बच सकता है पेपर में, क्योंकि ये सब आपके 2, 3 या 5 नंबर में आने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, फ्रैक्रल दोष उपस्थित होने पर भी क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्यों? तो यहाँ पे उत्तर देना है। यहाँ पे पूछा है प्रश्न, फ्रैक्रल दोष उपस्थित होने पर भी क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्यों? तो उत्तर देंगे, फ्रैक्रल दोष में धनायन अपने जालक बिंदुओं से हटकर अंतराकाशी स्थानों में आ जाते हैं, इसलिए क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये आपका प्रश्न आएगा तो आपको 2 या 3 नंबर में आएगा, ठीक है, इसको देख लीजिए। फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं हमारा, साटकी तथा फ्रैक्रल दोषों का क्रिस्टल की उदासीनता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे लिखेंगे, साटकी तथा फ्रैक्रल दोष उपस्थित होने पर क्रिस्टल उदासीन न्यूट्रल बने रहते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका पहला चैप्टर से 2 प्रश्न हो चुका। अब चलते हैं दूसरे चैप्टर की। दूसरे ये रहा हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। एक अवाष्पशील विलय को किसी विलायक में मिलाने में उसका वाष्प दबाव कम क्यों हो जाता है? यह 2012 में आया था, इस बार भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2022 में भी ये प्रश्न आ सकता है। लगभग आपको ये 4 नंबर या 3 नंबर के प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? किसी द्रव में उपस्थित अणु प्रत्येक दिशा में गतिशील रहते हैं। सतह के अणुओं की गतिज ऊर्जा और अन्य अणुओं की अपेक्षा अधिक होती है, अतः यह अणु द्रव की सतह से वाष्प के रूप में पृथक हो जाते हैं। अणुओं की यह प्रवृत्ति निर्गामी प्रवृत्ति कहलाती है। वाष्प के ये अणु सतह पर दाब डालते हैं, जिसको वाष्प दाब कहते हैं। किसी द्रव या विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर द्रव के अणुओं की यह निर्गामी प्रवृत्ति घट जाती है, क्योंकि विलेय पदार्थ द्रव के अणुओं पर एक प्रकार का अवरोध उत्पन्न करता है, अतः द्रव का वाष्प दाब घट जाता है। इसलिए विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से सदा कम रहता है। तो इसको एक बार आप लोग बैक करके एक बार और देख लीजिएगा। तो ये देखिए, आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। अगले चैप्टर के प्रश्न से आएगा, किसी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है? यह प्रश्न 2017 में पूछा गया था, 2 नंबर का सवाल है, ठीक है। 2 नंबर के प्रश्न में पूछा गया था। तो इसमें आपको उत्तर लिखना है, किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों में वह अंतर जब सेल से परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती है, सेल को विद्युत वाहक बल कहलाता है, ठीक है। क्या पूछा था प्रश्न? किसी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे क्या उत्तर देंगे आप? किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों में वह अंतर जब सेल से परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती है, सेल को विद्युत वाहक बल कहलाता है, ठीक है। अगला चैप्टर से प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, 2016 में आ चुका है। जिंक तथा तांबे में से एक अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता है, क्यों? तो यहाँ पे आपको उत्तर देना है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर तथा तांबा हाइड्रोजन से नीचे स्थित रहता है। तो इसमें कैसे लिखेंगे उत्तर? वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर तथा तांबा हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, जिसके कारण जिंक हाइड्रोजन से अधिक अपाचायक है और तांबा कम अपाचायक है। इसलिए जिंक अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित, यहाँ पे गलत प्रिंट हो चुका है, यहाँ पे होगा हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, परंतु तांबा नहीं करता। तो यही प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्युमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है,
किंतु यह वायु और जल में स्थायी है, क्यों? 2016 में भी आया था और 2018 में भी। तो ये बहुत अति महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पेपर में आ सकता है आपको 2 या 3 नंबर के प्रश्न में। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे उत्तर है इसका, यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्युमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु यह वायु और जल में स्थायी है, क्योंकि यह गर्म जल या जलवायु के साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है और साधारण ताप पर जल के साथ इसकी क्रिया मंद होती है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा था, यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्युमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु यह वायु और जल में स्थायी है, क्यों? तो इसका उत्तर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलते अगले चैप्टर की ओर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि आए हुए हैं। ठीक है, ये भी देखिए, ये आपको 2 नंबर या 3 नंबर के प्रश्न पे पूछा जाएगा। तो ये देखिए, ऋणात्मक उत्प्रेरक पर टिप्पणी लिखिए, या ऋणात्मक उत्प्रेरण क्या है? ठीक है, उत्प्रेरक और उत्प्रेरण। ठीक है, तब उत्तर लिखेंगे। ये देखिए 2013, 2016, 2017 में आ चुका है। अब देखिए, जब उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की गति को घटाता है तो यह घटना ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। जब उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की गति को घटाता है तो क्या होगा? ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाती है, तथा यह उत्प्रेरक ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक है, उदाहरण में ले लेते हैं। जैसे उदाहरण भी आप देंगे तो एग्जामिनर कॉपी बढ़िया से चेक करेगा, आपको नंबर भी बढ़िया से देगा। तो उदाहरण में आपको स्पष्ट करना है, सोडियम सल्फाइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण ग्लिसरीन की उपस्थिति में रुक जाता है, अतः इस अभिक्रिया में ग्लिसरीन ऋणात्मक उत्प्रेरक है। तो यहाँ पे आपको दे देना है 2Na2SO3 धन प्लस O2। तो यहाँ पे अभिक्रिया की दर क्या होगी? ग्लिसरीन ऋणात्मक उत्प्रेरक है। ठीक है, फिर यहाँ पे अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? 2, यहाँ पे अभिक्रिया करने के बाद क्या बनेगा हमारा कंपाउंड? 2Na2SO4। ठीक है, अगले चैप्टर का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, ये गालक किसे कहते हैं? गालक किसे कहते हैं? उदाहरण सही समझाइए। ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17 में आया हुआ है। ठीक है, 11 में आया, 12 में, 2012 में आया, 2013 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में भी। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक लगा लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस प्रश्न का। तो चलिए उत्तर मैं बताता हूँ। गालक उस पदार्थ को कहते हैं जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके इनको आसानी से गलाकर पृथक होने वाले पदार्थों के रूप में दूर कर देते हैं। अशुद्धियों की गालक से क्रिया के फलस्वरूप बने गलनीय पदार्थ को धातुमल कहा जाता है। धातुमल धातु से हल्का होने के कारण उसके ऊपर एक अलग परत के रूप में तैरने लगता है, जिसको अलग कर लेते हैं। गालक 2 प्रकार के होते हैं, तो अम्लीय गालक और दूसरा क्षारीय गालक होता है। तो पहले हम लोग अम्लीय गालक देखेंगे। अम्लीय गालक जैसे SiO2, यह क्षारीय अशुद्धियों जैसे CaO, FeO आदि को दूर करता है। और क्षारीय गालक क्या होता है? जैसे चूने का पत्थर CaCO3, यह अम्लीय अशुद्धियां हैं जैसे SiO2, P2O5 को दूर करता है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले गालक किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। तो इसमें आप लोग जैसे गालक के उदाहरण भी देना है। यहाँ पे जैसे अम्लीय गालक के उदाहरण कुछ है, क्षारीय गालक के। ठीक है, चलते अगले चैप्टर की ओर। अगले चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 2014 में प्रश्न पूछा जा चुका है, इस साल भी आ सकता है। ये संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं किसी श्रेणी में किस प्रकार परिवर्तित होती हैं? तो यहाँ पे संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं किसी श्रेणी में किस प्रकार परिवर्तित होती हैं? तो उत्तर लिखेंगे आप, सामान्यतः एक विशिष्ट श्रेणी से संबंधित संक्रमण तत्व की परमाणु त्रिज्याएं परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ घटती जाती हैं। प्रत्येक श्रेणी के अंत में परमाणु त्रिज्याओं में थोड़ी वृद्धि देखने को मिलती है। समूह में नीचे की ओर जाने पर संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं में वृद्धि होती है। द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं लगभग समान रहती हैं। ठीक है, ये प्रश्न आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले।
ठीक है, अगला प्रश्न इसी चैप्टर से है, संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं? संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं? ये 2014 में प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका उत्तर देखते हैं। संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनकी आयनन ऊर्जाएं निम्न होती हैं तथा उनके बाह्यतम कोश में, बाहरी, यहाँ पे बाह्यतम या बाहरी कोश में अनेक रिक्त कक्षक भी उपस्थित होते हैं। ये कारक उनमें धात्विक आबंधों के निर्माण में सहायता करते हैं। तो चलते अगले चैप्टर की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न ये है आपका, ध्रुवण घूर्णक, ध्रुवण घूर्णक पदार्थ से क्या तात्पर्य है? ये आपका 1 या 2 नंबर में प्रश्न आएगा। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? वह पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए तल को एक निश्चित कोण तक घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, ध्रुवण घूर्णक पदार्थ कहलाता है। ये बहुत ही सरल है। क्या ध्रुवण घूर्णक पदार्थ से क्या तात्पर्य? तो क्या लिखेंगे उत्तर में? वह पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एक निश्चित कोण तक घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, ध्रुवण घूर्णक पदार्थ कहलाता है। प्रश्न 3 देखते हैं इसी चैप्टर से, असममित कार्बन परमाणु किसे कहते हैं? तो उत्तर में क्या लिखेंगे? वह कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणुओं या समूहों द्वारा संतुष्ट होती हैं उसे असममित कार्बन परमाणु कहते हैं। वह कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणुओं या समूहों द्वारा संतुष्ट होती हैं उसे असममित कार्बन परमाणु कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न दोनों ही 2 या 3 नंबर के प्रश्न में आएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अगले चैप्टर से। यहाँ पे है, एल्डिहाइडो के क्वथनांक जनक एल्केनो तथा संगत एल्कोहलों के मध्यवर्ती होते हैं, समझाइए। ये आपका 5 नंबर का प्रश्न है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर कैसे लिखेंगे? एल्डिहाइडो का अणुभार जनक एल्केनो से अधिक होता है तथा एल्डिहाइडो में अधिक ध्रुवता के कारण ये जनक एल्केनो से अधिक क्वथनांक वाले होते हैं। दूसरी तरफ एल्डिहाइड एल्कोहलों के समान संयुग्मित द्रव नहीं होते हैं, अतः इनका क्वथनांक संगत एल्कोहलों से निम्न होते हैं। तो ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। चलते अगले चैप्टर की ओर। यहाँ पे 1-1 नंबर के प्रश्न दिए गए हैं, उसको ध्यान से देख लीजिए। इस चैप्टर से 1-1 नंबर से प्रश्न आते हैं। तो यहाँ देखिए, 2 प्राकृतिक बहुलकों के नाम लिखिए। तो पहला लिख दीजिएगा स्टार्च तथा दूसरा प्रोटीन लिख दीजिएगा। और यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, ये 1-1 नंबर के प्रश्न है, या बहुविकल्पी टिक में भी आ सकता है। ठीक है, क्रॉस लिंक बहुलकों के 2 उदाहरण दीजिए। तो क्रॉस लिंक के 2 उदाहरण क्या दे सकते हैं आप लोग? बैकलाइट तथा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। प्रश्न 3 देखते हैं, बहुलकन की कोटि से क्या तात्पर्य है? ठीक है, बहुलक में उपस्थित पुनरावृत्ति इकाइयों की संख्या को बहुलकन की कोटि कहते हैं। तो बहुलक में उपस्थित पुनरावृत्ति इकाइयों की संख्या को बहुलकन की कोटि कहते हैं। तो इस चैप्टर से 1 या 2 नंबर के प्रश्न आते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। और प्रश्न ये देखिए, मृदु साबुन से क्या तात्पर्य है? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको 2 नंबर के प्रश्न में आएंगे। ठीक है, मृदु साबुन से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ आप लिखेंगे ओलिक अम्ल, पामीटिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल आदि वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण मृदु साबुन कहलाते हैं। तो मृदु साबुन किससे किससे बने होते हैं, उससे तात्पर्य ओलिक अम्ल, पामीटिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल आदि वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण मृदु साबुन कहलाते हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है, साबुनों में बाइथाइनोल को क्यों मिलाया जाता है? ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे बाइथायोनोल एक प्रतिरोधी है। यह त्वचा पर जैव पदार्थों के जीवाणुओं द्वारा अपघटन से उत्पन्न दुर्गंध को समाप्त कर देता है, इसलिए इसका प्रयोग साबुनों में किया जाता है। तो बाइथानोल एक प्रतिरोधी है। यह त्वचा पर जैव पदार्थों के जीवाणुओं द्वारा अपघटन से उत्पन्न दुर्गंध
को समाप्त कर देता है, इसलिए इसका प्रयोग साबुनों में किया जाता है। तो ये देखिए आपके मैंने 14 प्रश्न बता चुके हैं, 14 से 15 क्वेश्चन थे। ये आपके एक चैप्टर से लेके 16 चैप्टर के बीच में का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आपको इसको पीडीएफ का चाहिए तो मैं टेलीग्राम में अपने दे दिया, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पहले टेलीग्राम पे जाएंगे, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो धन्यवाद।